तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 1 नंबर के हैं। जैसे कि आप सबको पता है 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, जो 1-1 नंबर के होते हैं, चॉइस वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो अच्छे से देखो जरा, ऊष्माशोषी, शोषी मतलब अवशोषी, मतलब एब्जॉर्ब करने वाला, किसी चीज़ को पीने वाला। आप किसको पी रहा है? ये ऊष्मा को पी रहा है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। अब खाना बनाने के लिए ऊष्मा को लेते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं, तो ये अभिक्रिया है इसमें। अच्छा, पानी में बिना भुजा हुआ चूना यदि हम डालते हैं बेटा, किसी पानी के बर्तन में बिना भुजा चूना हमने पानी में डाला तो क्या होगा? बर्तन बाहर से गर्म हो जाएगा बेटा, बहुत सारी हीट देगा वो। तो ये तो है नहीं, ये तो बाहर फेंक रहा है ऊष्मा को, अंदर तो ले नहीं रहा। मानवों में श्वसन भी, हम भी जब सांस लेते हैं तो बाहर ऊष्मा फेंक रहे होते हैं। चौथा देखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को जब मिलाया जाता है बेटा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, पहला भी और फोर्थ भी। प्रिया ने लेड नाइट्रेट पाउडर को एक बरफ नली में गर्म किया। कौन सा पाउडर यूज़ किया? लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट है इसके अंदर, इसका मतलब कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और इस गैस की पहचान है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कि ये ब्राउन कलर की होती है। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये गैस ब्राउन कलर की होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता। पानी कठोर हो गया है मतलब खारा हो गया है, कठोर मतलब खारा हो जाता है, को हटाने के लिए, मतलब हम नॉर्मली भाषा में खारा कह देते हैं, वास्तव में खारा नहीं है। जो कि आपको गांव में कुएं में या फिर ज़मीन के नीचे से जो पानी निकलता है उसके अंदर एकदम से साबुन काम नहीं करता है, तो उसकी कठोरता को कम करने के लिए, साबुन की तरह झाग बन जाए उसके लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, मतलब हम उसके अंदर धोने का सोडा यूज़ करके उसे उपयोग में ला सकते हैं। अगला है नेटल के डंक में। अब जो भी डंक मार रहे हैं, जैसे कि चींटी अगर डंक मारेगी तब भी उसके में कौन सा होगा? मेथेनोइक अम्ल होगा। या नेटल के डंक में भी कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक अम्ल होगा। अगर चींटी डंक मार दे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? उस पर कैलामाइन लोशन लगाना पड़ेगा, या तो क्योंकि ये अम्ल है इसको उदासीन करने के लिए एक क्षारक का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे साबुन के पानी से हाथ को धोना पड़ेगा जहाँ पर चींटी ने काटा है। जब एक धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करे बेटा, कोई सा भी अम्ल हो, तब एक गैस हमेशा निकलती है और वो है हाइड्रोजन गैस। लेकिन स्पेशल टाइप का एक अम्ल है जिसका नाम है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। ये एक ऐसा अम्ल है, ये हाइड्रोजन गैस तो निकालता है, साथ में ये ऑक्सीजन भी देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती, वास्तव में जल बन जाता है। तो जब एक धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित होती, परंतु कुछ धातुएं अतित अणु HNO3 के साथ, पानी मिले हुए नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो वो कौन सी है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व वाई के तीसरे कोश में, अब एक तत्व है वाई बच्चों, उसका तीसरा कोश, एक कोश बनाया, 2 कोश बनाया, तीसरा कोश, उसके तीसरे कोश में पहले की तुलना में 3 गुना अधिक इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसका मतलब पहला कोश भी भरा हुआ है, दूसरा कोश भी भरा हुआ है, तब वो तीसरे कोश में गया है। अच्छा, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। दूसरे में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8। अब तीसरे में पहुंचा और तीसरे में 3 गुना है, 3 से गुना करना है। किसको गुना करना है? पहले कोश वाले को। तो कुल टोटल हो गए 6। इसका मतलब 2 + 8 10, 10 + 6 16 इसकी परमाणु संख्या हो गई। जितनी इलेक्ट्रॉन है टोटल उतनी ही परमाणु संख्या होती है बच्चों। एक विद्युत मोटर में तांबे की कुंडलियां होती हैं। हम सबको पता है हर एक विद्युत मोटर कैसे बनी होती है, ऐसे करके उसके अंदर तांबे की कुंडलियां बनी हुई हैं, तांबे की तार की बनी हुई है। तार को पतला करके लंबे तार बनाने में कौन सा गुण उसका सहायक होता है? तन्यता का गुण। ठीक है। और आघातवर्ध्यता अगर आती तो आप लिखते बर्तन बनाने के लिए आघातवर्ध्यता का यूज करते हैं, मार मार के पीट के उसकी चादर बनाते हैं, फिर उसको मोड़ के बर्तन बना देते हैं। अगला देखते हैं, पौधे आमतौर पर गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। विसरण की दिशा निर्भर करती है। अब पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान हम सबको पता है पत्तियों से होता है। पत्तियों में छेद होते हैं, इन छेदों का नाम या तो स्टोमेटा बोल देते हैं आप, या फिर इनको आप छिद्र बोल देते हैं। तो इनका काम क्या होता है? जब पौधे को ऑक्सीजन अंदर लेनी हो, सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, तब स्टोमेटा का काम होता है। खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कौन सी गैस छोड़ेगा? ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये किस पर निर्भर करती है? कैसे वो अंदर लेता है और कैसे छोड़ता है? तो ये विसरण की विधि पर निर्भर करती है। साथ में
और क्या करती है निर्भर, भाई गैस का बाहर, गैस अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अंदर ले लेगा, अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो वो बाहर छोड़ देगा, ये विसरण हो गया। इस हिसाब से इस छेद में कोई पंप तो लगा नहीं हुआ है या इसके अंदर कोई और सेंस तो है नहीं बेटा। जैसे जैसे पौधे को ज़रूरत होती है कि अब उसको खाना बनाना है, सूरज निकल गया है, उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, स्टोमेटा खोल देगा। तो ये निर्भर किस पर करता है बेटा, पर्यावरण की परिस्थितियों और पौधे की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। पाइरूवेट, अब ये पाइरूवेट क्या होता है सबको याद होगा, फिर भी एक बार याद कर लो बेटा। पाइरूवेट कब बनता है, जब ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज के टूटने पर पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट 3 तरह से टूट सकता है, कब, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन अधिक मिल रही है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरह से मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, तब हम तो जी नहीं सकते, फिर कौन जी सकता है, ये यीस्ट जी सकता है। यीस्ट इसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ ऊर्जा प्रदान करेगा साथ में। किसमें, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्रदान करता है यीस्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकलती है। चलिए, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखो बच्चों, ये है, अगर हम मान लें ये मानव का मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क में एक पोर्शन तो ये वाला है सारा, जो सोचने का काम करता है, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके अंदर यहाँ बीच में जो पोर्शन है वो आपका कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद लास्ट पोर्शन जो आता है वो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आपका पश्च मस्तिष्क। अब ये पश्च मस्तिष्क के अंदर 3 पार्ट होते हैं, यहाँ एक फूल जैसा ऐसा दिख रहा होता है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। ये सोचने का, ऊपर वाला सोचने का काम कर रहा था, बीच वाला हार्मोन निकाल रहा था, है ना, वृद्धि का काम करवा रहा है। और ये जो अनुमस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क का एक भाग अनुमस्तिष्क, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये हड्डी से ये जो दिख रही है ना, यहाँ पर पोन्स और मेडुला होते हैं, ठीक है। ये जो अनुमस्तिष्क है बीच वाला, ये वाला पोर्शन, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगला देखेंगे, विकासशील भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है। अच्छा, भ्रूण कब बनेगा, अगर हम ये कहते हैं, ये जनन अंग है एक मादा का, तो यहाँ अंडाशय है, इस अंडाशय के पास से ट्यूब निकल रही है, यहाँ से भी एक ट्यूब जा रही है, दोनों तरफ से ट्यूब जा रही है। ये हैं अंडवाहिकाएं, और अंडवाहिकाएं ये कुछ इस तरह से अंडवाहिकाएं मिल गई, ये हमने थैला सा बना दिया, ठीक है। और ये अंडाशय को भी पकड़ लिया, नहीं तो अब यहाँ पर बहुत सारे अंडाणु हैं दोनों तरफ, दोनों अंडाशयों में। 1 महीने में एक अंडाणु परिपक्व होता है और वो ऊपर की तरफ यहाँ से चढ़ता है। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो शुक्राणु के साथ इसका निषेचन होता है और तब ये बन जाता है बेटा भ्रूण। भ्रूण वो स्थिति होती है जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, जहाँ पर ये अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज बनने के बाद बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाता है। अभी भी वो कोशिकाओं का गुच्छा ही है। जैसे जैसे ये गुच्छा नीचे की तरफ आता है तो गर्भाशय है, ये गर्भाशय पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा गर्भाशय। गर्भाशय पूरा महीना अपने आप को तैयार करता है, अपनी भित्ति को मोटा करता है। यहाँ जैसे ये लुढ़कता हुआ आता है, एक तश्तरी नुमा मासल संरचना बाहर आती है जिसका नाम है प्लासेंटा। ये प्लासेंटा इस भ्रूण को रोक लेती है यहाँ पर। अब क्या करती है प्लासेंटा, भ्रूण को पोषण दे रही होती है, साथ में भ्रूण के पास जो अपशिष्ट इकट्ठा हो रहा होता है, जैसे जो चीज़ उसने यूज़ करने के बाद लाइक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जो भी अपशिष्ट, नाइट्रोजन का अपशिष्ट उसने निकाला, वो भी प्लासेंटा के द्वारा ही माँ के शरीर में चला जाता है। तो कौन हेल्प करता है ये, माँ के रुधिर में भेजने में, माँ के रक्त में भेजने में, प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे में जब झुर्रीदार बीजों वाले आर का गोल बीजों वाले कैपिटल आर से संकरण कराया जाता है तो झुर्रीदार बीज वाली संतति की संख्या गोल बीज वाली संख्या के बराबर पाई जाती है। अब ये कह रहा है झुर्रीदार जितने हैं उतने ही गोल बीज हैं। अच्छा जी, झुर्रीदार आर है, भाई हमें ये पता है, याद होगा आप सबको, हमें ये बनाना तो आता है। अगर एक लंबा पौधा है और एक छोटा पौधा है तो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी एक जोड़ा लेते हैं बड़े का, एक जोड़ा लेते हैं छोटे का, ठीक है। ये था लंबा पौधा और ये था बोना पौधा।
दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कितने तैयार होते हैं बेटा, 4 संतति तैयार होती है। एक इसका बड़ा टी, फिर छोटा टी, फिर बड़ा टी, फिर छोटा टी, फिर बड़ा टी, फिर छोटा टी और फिर बड़ा टी और छोटा टी। ये सबको याद है और सभी लंबे हैं क्योंकि बड़े वाला टी दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस केस में क्या करना है, हमें संतति पहले बना लेते हैं। 4 संतति तैयार होगी, 4 बच्चे तैयार हो रहे हैं एक तरह से, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रही है बराबर होंगे, गोल वाले जितने हैं उतने ही बड़े वाले होंगे। बड़े वालों में ये ज़रूरी नहीं दोनों आर हो कैपिटल, है ना, अगर एक स्मॉल भी होगा तब भी चलेगा, चलेगा ना। ठीक है, हमने एक केस लेके प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं कि ऐसा होगा। चलिए अब इस आर को बनाने के लिए दोनों तरफ से एक एक आर आया होगा, एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से। इस आर को भी बनाने के लिए दोनों तरफ से एक एक आर आया होगा, या ये समझ लो ये वाला आर इससे बना, दूसरे वाला आर इससे बना। ठीक है, अब ये वाला बनाने के लिए क्या हुआ होगा, यहाँ एक बड़ा आर होगा, शायद ऐसा ही हुआ होगा ना। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब ये कह रहे हैं कौन से इनमें से कौन सा तथ्य सत्य हो सकता है, तो बताओ भाई। दोनों कैपिटल तो हो नहीं सकते, यहाँ भी नहीं हो सकते। दोनों में से एक बड़ा होगा आर और छोटा आर, तो कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आपका आंसर बन गया। फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो बाकायदा आप मैसेज कर दीजिएगा बच्चों, तो मैं मैसेज देख के आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वाई स्थिति पर रखा जाता है तो अत्यधिक छोटा, अब मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण है, इसके बीच में से फोकस के पास से एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी। ठीक है, इसके अंदर बीच में एक बिंदु है एफ, फिर यहाँ पर उसका दुगना है सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन हमारी हो सकती है, एक सी से परे हो सकती है, एक अनंत पे हो सकती है कोई चीज़। ठीक है, जो भी अनंत पे चीज़ होगी उसका यहाँ अगर हम नंबर 1 डालते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और एक सेकेंड दोबारा नंबर डालते हैं बेटा, ये रहा हमारे पास अवतल दर्पण, ये एफ ले रहे हैं, अगर ये सी ले रहे हैं और ये अनंत में ले रही हूँ। ठीक है, दूर, और एक बीच में रख लेते हैं जहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कहती हूँ ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ बीच में 4 है, तो ये 5 हो गई, और भी पास ले सकते थे 6। ठीक है, इतना याद है। अब ये भी मैंने आपको सिखाया था कि इस नंबर को छोड़ दो और दूसरे नंबर से यहाँ से शुरू करो। अब ये हो गया 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5। फोकस पे बन रही है किसी स्थिति पर, और बहुत छोटी, यहाँ पर बहुत छोटी बनती है बेटा, बिल्कुल बिंदु जितनी साइज की बनती है। जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत पे रखी हो, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ये वस्तु रखी है, यहाँ पर वस्तु होगी अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वो भी बिंदु साइज का बनेगा। तो आंसर आ जाएगा अनंत पर कहीं भी रखी होगी तब। चलिए आँख में प्रवेश करने के ऊपर, चलिए अब आँख देखो भाई, बना के देखते हैं। ये हमारी कुछ आँख है, ये इसके बाहर एक स्वच्छ मंडल बना हुआ है, ये रहा स्वच्छ मंडल। ठीक है, ये स्वच्छ मंडल है बच्चों। इसके अंदर यहाँ ये आपका नेत्रोद है, ये सारा क्या है, नेत्रोद। ठीक है, नेत्रोद के बाद यहाँ आइरिस है, परितारिकाएँ हैं, और यहाँ ये जो छेद, ये जो जगह बनी इन दोनों के बीच की, इस जगह का नाम बच्चों, यहाँ पर ये जो है जगह, इस जगह को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली के बाद आगे चलते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर एक लेंस, यहाँ लगा है वो लेंस, कुछ इस तरह से ये लेंस लगा हुआ है, पक्षमावी पेशियों ने उसको पकड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रेटिना होगा, जहाँ पर दृष्टि पटल या रेटिना होगा। उससे पहले ये जो जगह है, ये वाली जगह, इसका नाम है काचाभ द्रव्य, इसके अंदर भरा हुआ है कौन सा द्रव्य, काचाभ द्रव्य। तो आंसर आ गया ये वाला आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह आरेख के बारे में कौन सा कथन सही है। भाई एक ऊर्जा प्रवाह आरेख बना के देख लेते हैं जरा। घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने। ऊर्जा का प्रवाह, जितनी ऊर्जा घास के पास थी उसका करीब 10% ही आगे गया, हिरन से भी 10% ही आगे गया। अगर घास के पास 1000 जूल थी तो हिरन के पास सिर्फ 100 ही जूल गई, एक 0 कम कर देंगे, और शेर के पास 10 जूल गई। क्या ये उल्टा भी हो सकता था, शेर को हिरन खा सकता है, नहीं खा सकता ना, तो इसका मतलब ये एक ही दिशा में होती है, द्विदिशिक नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा
ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक और पुनः पहले स्तर पर उपलब्ध नहीं होता। मनुष्यों में पाए जाने वाले रसायनों की अधिकतम सांद्रता उनकी किस पोषी स्तर पर उपस्थित होने के कारण होती है? मनुष्य हमेशा हर एक आहार श्रृंखला के अंदर बेटा शीर्ष पर रहेगा, ये याद रखना। इसीलिए उसमें रसायन भी ज़्यादा भर जाते हैं क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठा होता है। अगला क्वेश्चन 17, 18 और 19, 20 के लिए बेटा ऊपर लिखा हुआ है आंसर यही है, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी। लेकिन किसका कौन सा है ये देख लेते हैं। देखो बच्चों, NaCl और CaO जैसे आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है। ये कह रहा है क्यों होता है उच्च? क्योंकि इनके बीच में मजबूत आयनिक आबंध होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि मजबूत अंतर आयनिक आबंध को तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत है। खुद कह रहा है अंतर मजबूत है इनके अंदर जो आकर्षण बल है, तो क्या कम ऊर्जा की जरूरत है? इसका मतलब दूसरी लाइन गलत है और पहली लाइन बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका आ गया सी। ठीक है, अगला देखो, विभिन्न जीव अपने शरीर की बनावट के कारण विभिन्न जनन के तरीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अमीबा द्विखंडन प्रक्रिया से जनन करता है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये था कि यहाँ ये कहता कि उसका एक प्रक्रिया तब मान लेते हैं। दोनों बातें सही हैं लेकिन आपस में रिलेट नहीं करती, तो आंसर आपका आ गया बी। अगला देखो, स्मॉल बी इसका आंसर हो जाएगा। एन फेरों वाली कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। बिल्कुल सही बात है, जितने ज़्यादा फेरे होते जाएंगे उतनी ही चुंबकीय शक्ति भी बढ़ती जाएगी। प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, जिससे प्रत्येक फेरों के चुंबकीय क्षेत्र समायोजित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए आंसर आ गया। दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे से मिलती भी हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अपनी ऊर्जा का 10% अपने से ऊपर के स्तर से प्राप्त करता है। अपने से ऊपर के स्तर से तो कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता ऊर्जा, अपने से नीचे वालों से ही तो प्राप्त करते हैं ऊर्जा। पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता सदैव प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर होता है। बिल्कुल सही, पहले पहला आएगा फिर दूसरा आएगा, यही लिखा हुआ है, उसके ऊपर होता है, तो ये बात सही है। कैसे होता है याद है आप सबको? यहाँ पर अगर हम कहें ये है आपके उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक को खाने वाला द्वितीय होता है, तो ये हमेशा उसके ऊपर होता है। अब ये नीचे से ऊर्जा जा रही होती है, ना कि ऊपर से नीचे आ रही होती है। चलिए, ये वाले क्वेश्चन आपके हो गए। अगली वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करा दिए जाएंगे। तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा भाई? पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर इज डी। ओके बच्चों।